हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो देखिए, आज का जो हमारा लेसन है वो है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सांस्कृतिक परिवर्तन यानी कि कल्चरल चेंजेस के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 वो भी एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने वो अभी नहीं देखा तो आप अपनी स्क्रीन पर दिख रहे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और मैं ये गारंटेड कहता हूँ कि अगर आप वो चैप्टर देखेंगे और इस वाले चैप्टर को देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से दोनों ही चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे, क्योंकि ये जो दोनों चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ये कोरिलेट है। इसके अंदर ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो आपको दोनों ही चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 1 करा रहा हूँ और पार्ट 2 जो है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि आप देख सकते हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन के बारे में, तो देखिए ये जो आपका चैप्टर है सांस्कृतिक परिवर्तन, तो इसे मैंने 2 पार्टों में डिवाइड कर रखा है ताकि आप अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को समझ सके। तो जैसा आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन को 4 प्रक्रियाओं में देखा जा सकता है। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले संस्कृतिकरण, फिर है पश्चिमीकरण, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता के बारे में और लास्ट जो है हमारी आधुनिकरण वाली। तो ये आपकी प्रक्रिया है। हालांकि इसके अंदर जो सांस्कृतिकरण है वो पहले से ही भारत के इतिहास में शामिल रही है। हमें जो चीजें पढ़नी है मेन वो है आपका पश्चिमीकरण, धर्मनिरपेक्षता और आधुनिकरण। लेकिन आपको ये चीजें तब समझ आएगी जब आप संस्कृतिकरण के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा वाइड टॉपिक है, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीजें मैंने बता रखी है। आगे हम देखते हैं समाज सुधार आंदोलनों के बारे में, जैसे कि जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे। उदाहरण की बात की जाए तो जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पूर्ण विवाह, जाति प्रथा और नए कानूनों का निर्माण। तो देखिए ये जो चैप्टर है बेसिकली आपका डिपेंड करता है उस आपके प्रीवियस चैप्टर के ऊपर, जिसका नाम था संरचनात्मक परिवर्तन। तो उसके अंदर जो हमने जो चीजें पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी आपके औपनिवेशिक काल से संबंधित हर चीजों के बारे में अच्छे तरीके से जाना था। तो इस चैप्टर में भी आपको जो औपनिवेशवाद का जो प्रभाव पड़ा है वो भी आपको देखने को मिलेगा कि भारत की संस्कृति में जो औपनिवेशवाद है वो किस प्रकार से है। तो देखिए ये जो समाज सुधार आंदोलन वाला टॉपिक है इसे मैंने सेकंड पार्ट में रखा है। इसके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने इसे सेपरेट कर दिया। तो आज की वीडियो में हम ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे जो आप अपने ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं, सांस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, धर्मनिरपेक्षता और आधुनिकरण के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सांस्कृतिकरण, तो देखिए सबसे पहले 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जो सांस्कृतिकरण शब्द है इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा, इसकी जो उत्पत्ति थी वो M.N. श्रीनिवासन द्वारा की गई थी। और M.N. श्रीनिवासन वही है जिन्होंने प्रबल जाति की भी अवधारणा को दिया था। तो 2 नंबर के आपके मैंने क्वेश्चन बता दिए। एमसीक्यू सीरीज फर्स्ट बुक की कंप्लीट करा रखी है, नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके देख लो, बहुत काम आने वाली है आपकी। ठीक है, तो जैसा कि हमने इसके बारे में जाना कि इसकी जो उत्पत्ति थी वो M.N. श्रीनिवासन द्वारा की गई थी। अब हम जानते हैं कि जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है सांस्कृतिकरण का वो है क्या। तो देखिए सांस्कृतिकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें निम्न जाति और जनजाति या फिर अन्य समूह यह सब क्या करते हैं कि उच्च जातियों के विशेषकर उनकी जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श, विचारधारा का अनुकरण करते हैं। अनुकरण मतलब इमिटेशन यानी नकल करते हैं, जैसा वो करते हैं वैसी ये चीजें करते हैं ताकि वह उनकी संस्कृति को एडॉप्ट कर सके, अपना सके। और इस कारण उनका यही उद्देश्य रहता है कि समाज के अंदर जो उनकी स्थिति है वो भी इन उच्च जातियों के कुछ समान हो जाए यानी बेहतर हो सके। ये सांस्कृतिकरण की एक प्रक्रिया है। हालांकि जाति व्यवस्था में ये चीजें काफी कठोरी से मनाही की गई है, लेकिन जब सांस्कृतिकरण की बात आती है तो इसमें ऐसी चीजें चल जाती है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे सांस्कृतिकरण के बारे में। अब इसका जो मीनिंग है वो कुछ इस प्रकार इसलिए है क्योंकि आप पढ़े हो समाज शास्त्र के बारे में, तो आपको जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार ही देने पड़ेगी। आगे हम देखते हैं सांस्कृतिकरण की विशेषताओं के बारे में कि इसके अंदर ऐसी क्या खास बातें आती है। तो पहला आप देख सकते हैं संस्कृति जो वो केवल ब्राह्मण कार्य नहीं है। अब ब्राह्मण कार्य ये शब्द आया कहाँ से? तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भारत का प्राचीन इतिहास है तो वहाँ उस समय वर्ण व्यवस्था काफी फेमस हुआ करती थी, जिसके अंदर ब्राह्मण के मुक्त होने से 4 वर्गों में समाज बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ब्राह्मण थे उनको सबसे उच्च दर्जा माना जाता था। तो आपने ये चीजें बहुत बार पढ़ी भी होगी। तो इसलिए इसमें यह कहा गया कि संस्कृति जो है वो केवल ब्रह्मचारी नहीं है। और इसका जो बात का खुलासा किया है वो किन्होंने किया है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनका नाम है योगेंद्र सिंह। उन्होंने यह माना है कि ये जो व्यवस्था है ब्राह्मणकाणी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्षत्रिय और वैश्य भी शामिल है। क्योंकि जो निम्न जाति के लोग हैं
वह क्षत्रिय और वैश्य परंपराओं और उनकी विचारधारा का भी इमिटेशन करते हैं, यानी कि उनकी अनुसरण करते हैं, नकल करते हैं, अपनाते हैं। तो आप समझ सकते हो। दूसरा ये कह रहा है कि जो सांस्कृतिकरण है उसके कई प्रारूप हैं, यानी एक से ज्यादा उसके मॉडल है। तो इसलिए मिल्टन सिंगर है इनका नाम, इन्होंने ये कहा है कि सांस्कृतिकरण एक या दो नहीं बल्कि कम से कम 3 या 4 आदर्शों के ऊपर आधारित है। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं कि उच्च जातियों का अनुकरण। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन में भी बता दिया था कि इसमें क्या होता है कि जो निम्न जाति, जनजाति या फिर अन्य समूह ये क्या करते हैं, हिंदू जाति की परंपराओं को, उनकी लोक रीतियों को, विचारधारा को, उनके व्यवहारों को अपनाते हैं ताकि अपनी समाज में स्थिति को वह बेहतर कर सके। तो ये है उच्च जातियों का अनुकरण करना। और चौथा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, उसका नाम है पदमूलक परिवर्तन। पदमूलक मतलब पद होते हैं पोस्ट, तो पोजिशनल चेंज। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, तो इस वाले टॉपिक को आपको ध्यान से समझना है। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि जो संस्कृतिकरण है उसके द्वारा निम्न जातियों, जनजातियों या फिर अन्य समूह, उसके अंदर पदमूलक परिवर्तन आता है। इसके अंदर M.N. श्रीनिवास कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि इस व्यवस्था में इसमें यह देखने को मिलता है कि इसमें एक जाति अपने पड़ोस वाली जाति से ऊपर जाती है, लेकिन वह दूसरी जाति से नीचे भी आती है। कहने का मतलब जो एक ग्रुप है इनका, उसी के अंदर ऊंच नीच चलते रहती है कि जैसे गरीबों में से थोड़ा सा कोई ऊपर आ गया। तो ये प्रक्रिया पदमूलक परिवर्तन से संबंधित होती है। हालांकि वो कैटेगरी उसी में ही रहते हैं, बस ऊंच नीच उनके अंदर ये देखने को मिलती ही रहती है। तो आप समझ सकते हैं सांस्कृतिकरण की विशेषताओं के बारे में अब अच्छे तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिकरण का निम्न जातियों पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखिए मैंने जैसी डेफिनेशन में और इसकी विशेषताओं में बता दिया था कि जो सांस्कृतिकरण का संबंध है वो निम्न जातियों, जनजातियों या फिर अन्य समूह से डायरेक्ट संबंध है, और इसी के अंदर इनकी बात ज्यादा की जा रही है। तो अब निम्न जातियों के ऊपर सांस्कृतिकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आपसे एज इट इज पूछ लिया जाता है। तो ध्यान से समझना, इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि सांस्कृतिकरण से निम्न जातियों की परिस्थिति में सुधार आया। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो निम्न जाति के लोग हैं, जनजाति के जो लोग हैं, वह क्या करते हैं कि उच्च जातियों की परंपराओं को, उनके कर्मकांडों को, विचारधारा को अपनी जीवन शैली में कुछ समय के लिए अपनाते हैं और अपने स्थान को अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो इस कारण धीरे धीरे क्या है कि इनकी जो स्थिति है उसके अंदर भी सुधार देखने को मिल ही जाता है। और दूसरा ये कहते हैं कि सांस्कृतिकरण से निम्न जाति में गतिशीलता भी बढ़ी है। गतिशीलता बढ़ी कहने का मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि जब 1921 में भारत की जनगणना की जब रिपोर्ट पता चली तो उसके अंदर एक ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत के आहिरों ने उपनयन डालकर अपने आप को क्षत्रिय कहना प्रारंभ कर दिया। हालांकि ये सबसे नीचे जाते थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रिय जो सेकंड नंबर पे आते थे प्राचीन भारत में, उसका उपनयन डाल के अपने आप को क्या करना, ऊपर लाने की कोशिश करी थी। तो आप समझ सकते हैं इनके स्तर में कैसे बढ़ोतरी हो रही है। देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि सांस्कृतिकरण से निम्न जातियों के व्यवसाय की स्थिति में भी चेंजेस आए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय से संबंधित यहाँ पर यह है कि जो निम्न जातियों के जो लो लेवल के काम थे, जिन्हें समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, तो उन्होंने क्या किया, सांस्कृतिकरण के कारण उन जातियों के यानी उच्च जातियों के कामों को अपनाया और समाज के अंदर अपनी स्थिति को बेहतर करना शुरू किया। हालांकि वो जाति से संबंधित नीचे तो होते थे, लेकिन जब वे उच्च जाति के कामों को अपना रहे थे तो धीरे धीरे समाज में भी उनके व्यवसाय की जो स्थिति थी वह बदलने लगी, समाज उन्हें एक्सेप्ट करने लग गया। और चौथा इसके अंदर ये कह रहा है कि सांस्कृतिकरण से निम्न जातियों के धार्मिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा। इसमें धार्मिक जीवन में कैसा प्रभाव पड़ा, तो देखिए वही बात कि उन्होंने उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों को अपनाना प्रारंभ किया। उदाहरण के तौर पे जैसे कि वही यज्ञ करना, हवन करना, पूजा पाठ करना, ये सारी चीजें। और जो उनकी अशुद्ध वाली जो चीजें थी उन्होंने उन्हें त्याग करके उन्होंने शुद्ध चीजें यानी पवित्र चीजों को अपनाया और साथ ही हिंदुओं के त्योहारों को भी ज्यादा मनाना शुरू कर दिया। और पांचवा ये कह रहा है कि सांस्कृतिकरण ने उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन में भी काफी परिवर्तन देखने को मिले। तो इसमें यही था कि जो उनकी समाज के अंदर स्थिति थी वह आर्थिक स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू हुए। तो ये था सांस्कृतिकरण का निम्न जातियों पे जो प्रभाव पड़ा। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम पढ़ते हैं सांस्कृतिकरण की आलोचना यानी उसकी क्रिटिसाइज के बारे में।
जहाँ तक आपको ये दिख रहा है कि इसके अंदर निम्न जातियों के लोगों को बढ़ावा देखने को मिल रहा है, लेकिन इसकी आलोचना की गई है। इसका सच क्या है असली में, तो आपको इसके अंदर पता चलेगा। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि उच्च जाति की जीवन शैली उच्चतर और निम्न श्रेणी की जीवन शैली निम्न होने की इसमें भावना देखने को मिलती है। इसमें क्लियर बात यही कही जा रही है कि जो निम्न श्रेणी से जो लोग आते हैं उनमें सभी की स्थिति बेहतर नहीं हुई, कुछ ही जनों की हुई है। और इस बात को इतना बड़ा चढ़ाकर लिखा गया है कि जैसे कि सभी लोगों की स्थिति बेहतर हो गई है। तो इस कारण ये इसकी आलोचना का पॉइंट बना। दूसरा ये पॉइंट कह रहा है कि ये जो अवधारणा है वो असमानता तथा अपवर्जन यानी बहिष्कार, शोषण यानी बॉयकॉट जैसी चीजों पर आधारित है, क्योंकि इसके अंदर निम्न जाति के लोग उच्च जाति के लोगों के धार्मिक अनुष्ठानों को तो अपना लेते हैं, लेकिन उनकी स्थिति में तब भी बदलाव नहीं आ पाता, क्योंकि उच्च जाति के लोग इन्हें निम्न नहीं समझते हैं। तो इस कारण इसके अंदर असमानता जैसी भावना देखने को मिलती है। और तीसरा ये कहता है कि निम्न जाति के प्रति जो भेदभाव है वह एक विशेष अधिकार माना जाता है। तो उच्च जाति के लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो निम्न जाति के लोग हैं उनके प्रति जो उनका रवैया रहता है, यानी जो उनकी थिंकिंग रहती है वो एक ही बनी रहती है कि ये इन जातियों से यानी निम्न जातियों से है। तो यह उच्च जाति के लोग समझते हैं कि हमारा अधिकार है कि हम इन्हें अपने से नीचे ही रखें। तो इस कारण सांस्कृतिकरण की भी इस प्रकार आलोचना की जाती है। और चौथा ये है कि इसमें दलित समाज के मूलभूत पक्षों को पिछड़ा माना जाता है। तो दलित वही शब्द है जिसका मतलब है, प्राचीन टाइम की बात की जाए, शूद्र। तो शूद्रों का नाम दलित रख दिया गया और गांधी जी ने इनका नाम हरिजन कहा था। तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है पैरों के से कुचला हुआ इंसान, यानी कि इतने लो लेवल का जिनके साथ गुलामों जैसा यानी स्लेव जैसा ट्रीट किया जाता है। तो सांस्कृतिकरण में इनको पिछड़ा माना गया, यानी इनकी जो पक्ष है उनको पिछड़ा माना गया। और पांचवे की लड़कियों को भी असमानता की श्रेणी से नीचे रखा गया है। कहने का मतलब यही है कि जो उच्च जातियों में चीजें देखने को मिलती है वह हाई लेवल के लोगों में देखने को मिलती है। जो लड़कियों की स्थिति है वो अभी भी क्या है, असमानता की यानी इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। तो आप समझ सकते हैं कि सांस्कृतिकरण की जो आलोचना के पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है। अगला जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उसका नाम है पश्चिमीकरण। तो देखिए यहाँ से आपको वेस्टर्न कल्चर के बारे में जानने को मिलेगा। वेस्टर्न कल्चर जैसे कि जो हमारे पश्चिमी देश है, उदाहरण के तौर पे जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, पुर्तगाल इत्यादि, इन देशों के जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है वो भारत के अंदर आपको देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए पश्चिमीकरण का मतलब क्या होता है कि जब हमारे देश में पश्चिमी देशों के तौर तरीकों यानी रीति रिवाजों को अपनाया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम पश्चिमीकरण कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो जैसे ब्रिटिश शासन जो था भारत के अंदर वो 150 से 200 साल तक था, तो उसके अंदर जो हमें चेंजेस देखने को मिले जैसे कि प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, संस्थाओं से रिलेटेड, उनके विचारों मूल्यों से संबंधित, इन परिवर्तनों को हमने पश्चिमीकरण का नाम दिया। अब हम पढ़ते हैं पश्चिमीकरण की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए इसमें पहला क्या कहा जा रहा है कि पश्चिमीकरण जो है वो आधुनिकरण से भिन्न है, यानी कि अलग है। तो देखिए इसमें ऐसा क्यों कहा गया है, इस बात में कोई शक नहीं है कि जो पश्चिमीकरण है वो आधुनिकरण को बढ़ावा देता है। लेकिन जब बात इन दोनों की आ रही है कि ये दोनों अलग धारणा है, तो इसमें ये देखिए ये कहा गया है कि जब भारत के अंदर उपनिवेशवाद आया था, यानी 1600 ईस्वी के आसपास उपनिवेशवाद आने के बाद जो भारतीय समाज पर जो प्रभाव पड़ा था, फिर चाहे वो अच्छा पड़ा हो या वो बुरा पड़ा, वो पश्चिमीकरण की देन थी। और बात जब आधुनिकरण की आती है तो आधुनिकरण का संबंध पश्चिमी देशों से ही होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, पुर्तगाल, जर्मनी, इन सब से। तो आप समझ सकते हैं इन दोनों के अंदर एक मेजर सा जो डिफरेंट पाया जा रहा है वो कुछ इस प्रकार है। और दूसरी बात ये हो रही है कि ब्रिटिश संस्कृति का भारतीय समाज पर प्रभाव। तो उपनिवेशवाद आने के कारण जब भारत के अंदर उपनिवेशवाद आया था तो सारी जो संस्कृति थी ब्रिटिशों की वो भारतीय समाज पे अपनी छाप छोड़ के गई। तो देखिए इसके अंदर क्या कहा जा रहा है। तो देखिए जब भारत के अंदर उपनिवेशवाद आया और उपनिवेशवाद 150 से 200 साल तक एग्जिस्ट रहा यानी मौजूद रहा भारत के अंदर, तो उसकी जो ब्रिटिशों की संस्कृति थी वो भारतीय समाज पे काफ़ी अफेक्ट किया। इसके अंदर क्या था कि जो ब्रिटिशों के द्वारा बनाए गए कानून थे और भारतीय समाज में फैली जो कृतियाँ थी जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, इन जैसी समस्याओं का समाधान भी किया गया। उनके द्वारा अच्छे काम भी किए गए लेकिन बुरे काम भी किए गए, जैसे भारतीयों को स्लेव की तरह यानी गुलामों की तरह ट्रीट करना। तो उनका 150 से 200 साल तक भारत के अंदर एग्जिस्ट रहना उनकी संस्कृति को भारतीय समाज पर छाप छोड़ के जाने वाली बात जैसा था। तो आप समझ सकते हो कि उनकी संस्कृति भारतीय समाज में आज के समय भी हमें हर एक क्षेत्र में देखने को मिलती ही जाती है।
और तीसरा ये कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहा पश्चिमीकरण। तो देखिए, जब अंग्रेज 1947 के बाद भारत छोड़ के चले गए तो उनकी जो पश्चिमीकरण की व्यवस्था थी वो भारत के अंदर तब भी देखने को मिली। और इसका जीता जागता उदाहरण उस समय यही था कि भारत ने 1947 के बाद औद्योगिकरण जैसी प्रक्रिया को अपनाया था, जो कि पश्चिमीकरण की एक देन थी। यानी भारत जो है वो प्राइवेट सेक्टर की ओर ज्यादा बढ़ा था। और चौथा है कि पश्चिमीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। कहने का मतलब इस पॉइंट का यही है कि आज भी वर्तमान की बात की जाए तो पश्चिमीकरण हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। चाहे वो खान पान का क्षेत्र हो, कपड़े पहनने का क्षेत्र हो, पढ़ाई करने का क्षेत्र हो, भाषा बोलने का क्षेत्र हो, सभी में हमें पश्चिमीकरण यानी कि वेस्टर्न कल्चर देखने को मिल ही जाता है। ठीक है। और पांचवा क्या कह रहा है कि पश्चिमीकरण शहरी लोगों तक सीमित नहीं था। कहने का मतलब इसका यही है कि जो पश्चिमीकरण शहरों तक आया वह ग्रामीण, छोटे कस्बों, हर जगह फैला था, क्योंकि उन्होंने पूरी जगह को कब्जा करके रखा था। इसी कारण ये शहरों तक सीमित नहीं रहा, ये ग्रामीण इलाकों तक भी फैला और इसकी छाप हमें आज भी देखने को मिल ही जाती है। तो ये कुछ पश्चिमीकरण से संबंधित आपकी विशेषताएं थी। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो तो। हे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर क्वालिटी कंटेंट, वो भी सिंपल इजी टू ग्रैस्प लैंग्वेज में रेगुलरली हम पोस्ट करते रहते हैं। सो अगर आप भी अपनी स्टडी को लेकर सीरियस है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, ताकि फ्यूचर में कोई आप वीडियो मिस ना कर सके। आगे हम देखते हैं कि पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से पॉइंट थे। सबसे पहला है कि परिवार पर प्रभाव यानी इम्पैक्ट ऑफ फैमिली। तो देखिए, जब पश्चिमीकरण आया तो भारत के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली जो होती है, जिसके अंदर 3 से 4 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, जो कि ये काफी बड़ा होता है, तो उसके अंदर ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला। इसमें हुआ क्या कि जो संयुक्त परिवार थे उनके विघटन ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया थी वो किसके ऊपर, पूंजीवादी व्यवस्था के ऊपर आधारित थी। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति को ज्यादा दर्जा दिया जाता है ताकि वह अपना हर एक डिसीजन अपनी मर्जी से ले सके। तो इसी कारण संयुक्त परिवार बिखरे और लोग जो थे वह शिक्षित हुए और अपने अधिकारों के प्रति उनके अंदर अपनी एक चेतना आई, यानी कि उनका एक अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा। और साथ ही महिलाओं ने भी 2 कदम आगे आकर अपनी बात कहने लगी। तो इस कारण जो संयुक्त परिवार था उसका विघटन भी धीरे धीरे होता चले गया। दूसरा था विवाह पर प्रभाव। तो इसमें क्या था कि विवाह जो पश्चिमीकरण में ज़्यादा देखने को मिलता था, यानी बाहर देशों में जो पश्चिमीकरण से रिलेटेड थे, इंग्लैंड हो गए, ब्रिटेन, फ्रांस, ऐसे, तो यहाँ के जो मैरिज जो परंपरा थी यानी जो शादी की परंपरा थी वो भारत में भी देखने को मिली। इसमें हुआ क्या कि लोग पहले अपनी ही जाति में विवाह करते थे भारत में, लेकिन पश्चिमीकरण आने के बाद लोग अपने से दूसरी जाति में भी विवाह करने लग गए और साथ ही जो परंपरा को था उसको भी तोड़ा और एक मॉडर्न तरीके को अपनाया। और साथ ही साथ इसके साथ जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हुई कि उदाहरण के बाद जैसे उन्होंने अंतर विवाह यानी कि इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर बल दिया, विधवा विवाह के ऊपर जो होता था, मनाही होती थी, उसे भी माना, और बाल विवाह, कुलीन विवाह, ये चीज़ों को ख़त्म किया गया। ये सारी चीज़ें क्या थी, इंग्लैंड या फिर पश्चिमीकरण की ही देन थी। और तीसरा आपका इम्पैक्ट जो पड़ा था वो था नातेदारी पर, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ काइंडशिप। तो इसमें देखिए क्या कहा गया था, जैसे कोर्ट मैरिज को ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिलता है कि वहाँ पे क्या होता है कि लव मैरिज होती है, ज़्यादा चीज़ें होती है। तो भारत के अंदर ऐसी चीज़ें कम देखने को मिलती थी कि जैसे लव मैरिज चीज़ें जैसी कोई प्रथा भी होती है, तो यहाँ पर एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते को जोड़ा जाता था। लेकिन जब धीरे धीरे पश्चिमीकरण आया तो उन्होंने भी उन मॉडर्न तरीकों को अपनाना शुरू किया। और चौथा था आपका जाति प्रथा पर प्रभाव। तो देखिए इसमें क्या देखने को मिला, तो जब अंग्रेज भारत के अंदर आए थे तो उन्होंने उद्योगों को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खोली और उसके अंदर मजदूरों की आवश्यकता होती थी। तो अलग अलग जातियों के मजदूर एक ही इंडस्ट्री के अंदर काम करते थे, जिस कारण वह किसी भी जाति से संबंधित हो तो वह सब एक साथ मिलकर काम करते थे, जिस कारण जो कास्ट सिस्टम था वो भी क्या हुआ, कमजोर पड़ता दिखा। और पांचवा था अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, जिसे हम छुआछूत भी कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया था, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जैसे कि जो समाज के अंदर कुछ लोगों के साथ भेदभाव या असमानता जैसा व्यवहार किया जाता था तो उन्हें भी उन्होंने खत्म करने का प्रयास किया। चाहे वो आपका शिक्षा का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, तो उन सभी में लोगों को एक तरीके से समान दर्जे के रूप में ट्रीट किया गया। और छठा था धार्मिक जीवन पर प्रभाव।
तो देखिए जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो उन्होंने अपनी शिक्षा को क्या किया था, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड किया था, फैलाया था, ताकि हर लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से समझ सके, जान सके और अब उनकी संस्कृति को और ज़्यादा बढ़ावा दे सके। जो भारत की जो एक प्राचीन शिक्षा थी, धार्मिक जो जीवन था, उसके अंदर भी चेंजेस देखने को मिले और इनका सीधा असर देखने को मिला था पश्चिमीकरण का भारत के ऊपर तेजी से हावी होना। तो ये कुछ पश्चिमीकरण के भारतीय समाज पे पड़े प्रभाव थे। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ आ रही हुई। आगे हम पढ़ते हैं धर्मनिरपेक्षता के बारे में, यानी कि सेकुलराइजेशन या फिर सेकुलरिज्म के बारे में। तो देखिए सबसे पहले यही जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जो राज्य होता है वह सभी धार्मिक समूहों और विश्वासों को एक समान समझता है, क्योंकि निरपेक्षता का जो अर्थ होता है वो है तटस्थ, यानी कि अलग या फिर समान। राज्य किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता और साथ ही लोगों को किसी भी विशेष धर्म को मानने व उसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं करता, यानी रोकता नहीं है। सभी को अपने धर्म का पालन करना, उसे मानना, उनके सभी अनुष्ठान के ऊपर चलना, ये राज्य कहता है। वह राज्य इन चीजों में कभी भी इंटरफेयर नहीं करता। तो ये धर्मनिरपेक्षता के अर्थ था। आइए जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के ऐसे कौन कौन से कारण है। तो सबसे जो पहला कारण है वो है भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति में क्या कहा गया है कि देखिए इसमें क्या है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के कारण यहाँ पर अनेक धर्मों और जातियाँ जो होती है वो एक दूसरे से टच में रहती है और एक दूसरे में टच में रहने के साथ वह एक धर्म की अच्छाइयों को और बुराइयों को दोनों ही एडॉप्ट करती है और साथ ही उनका फिर मूल्यांकन भी किया जाता है। और साथ ही हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो भारत का धर्मनिरपेक्ष है वह पश्चिमीकरण की देन है। तो उनके जो संस्कृति है वो भी भारतीय लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। खासकर जो शिक्षित लोग हैं वह धर्मनिरपेक्षता का ज़्यादा पालन करते हैं, जिसे हम लिबरल कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं यातायात और संचार। तो देखिए इसमें क्या होता है कि यातायात और संचार की सुविधाओं से समाज के अंदर गतिशीलता भी बढ़ी है और इसमें क्या हुआ कि नए नए नगर, व्यवसाय और उद्योग भी खुले, उनका विकास हुआ है और इसी विकास के कारण अलग अलग धर्म से संबंधित, जातियों से संबंधित प्रदेश व देश के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और संपर्क में आने से उनके जो विचार होते हैं वो एक दूसरे में आदान प्रदान होते हैं, जिस कारण उनके अंदर और ज़्यादा भाईचारा देखने को मिलता है। और तीसरा है पाश्चात्य संस्कृति। तो पाश्चात्य यानी कि पश्चिमीकरण की बात की जा रही है। तो सीधी सी बात है कि जब भारतीय संस्कृति ने धर्मनिरपेक्षता को अपना रखा है, जो कि उपनिवेशवाद के कारण ये व्यवस्था उभरी थी और ये पश्चिमीकरण की देन है, तो इसलिए हमें धर्मनिरपेक्षता के अंदर पाश्चात्य संस्कृति भी ज़्यादा देखने को मिल ही जाती है। चौथा हम पढ़ते हैं आधुनिक शिक्षा के बारे में। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर आधुनिक शिक्षा जो वो भी उपनिवेशवाद की देन है, यानी पश्चिमीकरण की देन है। तो इसमें क्या है कि जब लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वह अपनी जो पुराना उनका जो प्राचीन इतिहास रहा है, जिसके अंदर हमें बहुत सारे गलत चीज़ें देखने को मिलती थी, जैसे बाल विवाह हो गया, अंधविश्वास जैसी चीज़ होगी, तो उसको हमने पीछे छोड़ा इस आधुनिक शिक्षा के माध्यम से। और साथ ही जो इसका आखिरी पॉइंट है वो है नगरीकरण, यानी अर्बनाइजेशन। तो धर्मनिरपेक्षता के आने के कारण नगरीकरण भी ज़्यादा तेजी से बढ़ा है, क्योंकि लोगों को रोजगार के अवसर, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए नगरीकरण जो सबसे बेस्ट जगह मानी जाती है और यहाँ पे लोग निवास करते हैं ताकि वह भी अपना अच्छा जीवन बिता सके। तो ये कुछ धर्मनिरपेक्षता के रीजंस थे। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है आधुनिकरण, यानी कि मॉडर्नाइजेशन। तो देखिए ये टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो के लास्ट पार्ट में आपको समझाया था और ये इस लेसन में भी आपको देखने को मिला और आने वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि इसमें क्या कहा गया। तो देखिए प्रारंभिक वर्षों में क्या था कि आधुनिकरण का जो संबंध था वह प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रिया से होने वाले सुधार से था, लेकिन जब समय बीता तो इसका अर्थ सामने यह आया कि जो विकास का जो तरीका है, जो कि पश्चिमी यूरोप या फिर उत्तरी अमेरिका ने अपनाया, उससे संबंधित है। भारत में जो आधुनिकरण था वह प्रारंभिक औपनिवेशवाद के काल के संदर्भ में हुआ था, परंतु यह पश्चिमी में हुई वृद्धि से अलग था। आधुनिकरण का जो आशय है वह औद्योगिकरण और उत्पादन प्रक्रिया में होने वाले सुधार से है। इसका मतलब वही है कि विकास का वह तरीका जो पश्चिमी यूरोप या फिर अमेरिका ने अपनाया था। तो ये आधुनिकरण की परिभाषा थी और उसके कुछ पॉइंट थे। तो आई होप आपको ये चैप्टर सेकंड का पार्ट 1 जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाइएगा और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। यहाँ पर आपको हर एक क्वालिटी कंटेंट काफ़ी रिसर्च करके मिलता है। तो आप बेफिक्र इस चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए। तो आपके हर एक लाइक, शेयर, कमेंट करने से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए मैं अक्सर प्रेरित रहता हूँ।
तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मैं मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ।